कहते हैं कोई भी लक्ष्य मनुष्य की मेहनत और कोशिश से बड़ा नहीं। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के कोशिश और मेहनत से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। इसी के साथ अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पर अगला चैप्टर शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं जीएसटी में, जिसका नाम है वैल्यूएशन अंडर जीएसटी। यहाँ पर हम लोग सीए फाइनल के इनडायरेक्ट टैक्स का फास्ट ट्रैक रिवीजन देख रहे हैं, जो कि पूरी तरह से मई 20 और नवंबर 20 एग्जाम के लिए अपडेटेड है। यहाँ पर हम लोग वैल्यूएशन अंडर जीएसटी की चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि कभी भी किसी टैक्स को निकालने के लिए आपको बोला जाए तो आप दो ही चीजें मांगोगे। पहला मांगोगे कि अमाउंट क्या है, ये अमाउंट मांगोगे और उसमें रेट से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो इस तरह से टैक्स की वैल्यू निकालोगे। ये जो अमाउंट होता है इसी को कैलकुलेशन करना हमको सेक्शन नंबर 15 बताता है। जी हां, सेक्शन नंबर 15 इस सेक्शन का, इस चैप्टर का मेन सेक्शन है। ये सेक्शन नंबर 15 बताता है आपको कि किस तरीके से भाई साहब आप वैल्यू को निकाल सकते हो। ये जो वैल्यू है किस तरीके से निकाल सकते हो। अब ये रेट से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इसको क्या बोलते हो, एड वॉल्यूम ड्यूटी। डिपेंड करता है कि आपका सीजीएसटी है, आईजीएसटी है या एसजीएसटी वगैरह है, यानी कि इंटर स्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट सप्लाई है, उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से वैल्यू निकाली जाएगी और भी अदर फैक्टर्स की। तो जहां तक हम लोग बात करते हैं कि ये सेक्शन 15 में क्या लिखा गया है, ये सेक्शन 15 में पहली बात तो आती है सब सेक्शन 1, जो कि आपको बोलता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही हम लोग वैल्यू मानेंगे। ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही वैल्यू मानेंगे अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई किया जाए तो। पहली बात कि बायर सेलर नॉट रिलेटेड, और दूसरी बात आपने देखा होगा कि प्राइस जो है वो सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। यहां पर सब चीजों को विस्तार करने से पहले मैं एक बार आपको समराइज बता देता हूं कि इस चैप्टर की कहानी क्या है, और फिर धीरे धीरे पूरे पिक्चर को यहां पर आपके सामने मैं क्लियर करूंगा। बहुत सारे सर्कुलर नोटिफिकेशन पर भी हमको चर्चा करनी है, जो कि आपका नया नया आया है, 2019 और 2020 में आया है। इवन 2018 के सर्कुलर को भी हम लोग यहां पर कवर करेंगे, सर्कुलर और नोटिफिकेशन को। तो जहां तक हम लोग बात करते हैं कि 15 का एक बोलता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू को लेने के लिए अगर दो कंडीशन को सेटिस्फाई किया जाए तभी ट्रांजैक्शन वैल्यू को यहां पर वैल्यू ली जाएगी। ठीक है, जीएसटी का रेट से मल्टीप्लाई करने के लिए। फिर 15 का 2 क्या बोलता है, ये 5 आइटम के बारे में बताता है। 5 आइटम के बारे में बताता है कि 5 चीजों को आपको प्लस करना है, यानी कि 5 चीजों का एडजस्टमेंट करना है। अगर किसी भी तरह करके सप्लायर जो है वो आपका बायर से चार्ज करता है, खरीदार से जो है अगर आप चार्ज करते हो तो 5 आइटम्स को यहां पर ऐड करना है। ठीक है, 5 आइटम्स क्या होता है वो हम लोग बाद में जानेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं 15 के 3 की। ये 15 का 3 क्या कहता है कि डिस्काउंट जो होगा आपको ना उसको माइनस करना है। डिस्काउंट में भी यहां पर कंडीशन डाल दिया गया कि अगर टाइम ऑफ सप्लाई के दिन तक, टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में आपने टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना देखा होगा। ठीक है, वो टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको ये डिस्काउंट का भी जानना है कि ये माइनस होगा कि नहीं, इसलिए पहले टाइम ऑफ सप्लाई पता करना जरूरी है। इसीलिए मैंने पहले टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर बताया। तो अप टू टाइम ऑफ सप्लाई किसी भी तरह का डिस्काउंट क्यों ना हो उसको आप माइनस कर दोगे। लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई के बाद, ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई के बाद अगर 3 कंडीशन को पूरा कर दिया जाएगा तो ही डिस्काउंट को माइनस किया जाएगा। अब ये 3 कंडीशन क्या क्या होता है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 3 कंडीशन क्या क्या होता है, तो इसका नाम मैंने दिया था आला रे आला। ठीक है, तो ALR, यानी कि ए का मतलब हम लोग की बात जहां तक आती है तो यहां पर बात करते हैं कि एग्रीड होना चाहिए, टाइम ऑफ सप्लाई तक एग्रीड होना चाहिए। एल का मतलब लिंक्ड टू इनवॉइस होना चाहिए, और आई का मतलब क्या हो गया, रिवर्स करना पड़ेगा आईटीसी। ये 3 कंडीशन पूरा कर दोगे तो। अब जहां तक बात करते हैं कि क्या सेक्शन 15 में और भी सबसेक्शन है, जी हां, सेक्शन 15 में और भी सबसेक्शन है। 15 का 4 जिसको बोलते हैं, 15 का 4 बोलता है कि अगर ऊपर के मेथड से, यानी कि 1 2 3 इससे अगर आप वैल्यू नहीं निकाल पाते हो तो 4 नंबर रूल आपको क्या बोलता है, सब रूल बोलता है। 15 का सब रूल 4 बोलता है कि जो वैल्यूएशन रूल होगा उसके हिसाब से आपको वैल्यू डिटरमाइन करनी है। उसके बाद 15 का 5 आता है, यह बोलता है कि कुछ नोटिफाइड मामलों में, जी हां, कुछ नोटिफाइड मामलों में सप्लायर के पास ऑप्शन होता है। कुछ नोटिफाइड मामलों में, जैसे कि आपका जो फॉरेन करेंसी जो बाई सेल करते हो, या फिर एयर टिकट की बात होती है, लाइफ इंश्योरेंस की बात होती है, सेकंड हैंड गुड्स की बात होती है, या वाउचर टोकन की बात होती है। ठीक है, तो यहां पर आपकी जो ये सब जो कहानी है उसमें आप देखोगे कि सप्लायर के पास ऑप्शन होता है कि एक काम करो, आप ये जो रूल में तरीके बताए गए हैं उस तरीके से अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ये सप्लायर के पास ऑप्शन होता है। उसके बाद और भी कई प्रकार के रूल आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा रूल नंबर 31A, जहां पर लॉटरी बेटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेस के बारे में बताया गया है। ठीक है, रूल नंबर 31A के बाद जो है आपको 32 तो आपने यहां पर जो है रूल बताता है, जहां पर नोटिफाइड मामलों में हमने देखना है कि किस तरीके से वैल्यूएशन निकाला जाता है। इस प्रकार से हम लोगों को रूल 27 से लेकर 31, 31 के बाद 31A, 32, 33, 34, 35 ये सारे रूल देख लें। 34 बोलता है कि आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट कौन सा लेना है। 35 बोलता है
कि आपका अगर वैल्यू में इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होगा तो किस तरीके से वैल्यू डिटरमाइन करनी पड़ेगी। इस तरह से ये चैप्टर में हम लोगों को यही सारी बातें जो है काफी डिटेल में वर्णन करना है, काफी डिटेल में देखना है, यहां तक कि रिसेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर के बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि पूरे पिक्चर का मैंने आपको कास्टिंग दिखा दिया होगा, बोलो तो ट्रेलर दिखा दिया। अब हम लोग पूरी पिक्चर की शुरुआत करते हैं। हमारी जो चर्चा शुरू हुई थी वो कहां से शुरू हुई थी? सेक्शन नंबर 15 से चर्चा हुई थी शुरू। सेक्शन नंबर 15 की जब हम लोग बात करते तो हमारे दिमाग में सबसे पहले 15 का 1, उसके बाद 15 का 2, उसके बाद 15 का 3 याद आना चाहिए। ठीक है, 4 5 की बाद में हम लोग बात करेंगे। तो 15 का 1 आपको क्या कहता है? 15 का 1 क्या बोलता है कि आपका वैल्यू जो है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू लिया जाएगा। अब ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होगा? आपने जो है ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये मेरे से एग्री किया कि ये पेन जो है 7000 का है, आप 5000 में दे दो। तो मैंने क्या बोला, ठीक है मैं 5000 में दे दूंगा ये पेन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गया। आपने प्राइस एक्चुअली पेड, भले ही आपने मुझको पे कर दिया एडवांस बोलकर या जैसे भी बोलकर, या फिर आप पेबल है यानी कि एग्री है, अभी पे करना बाकी है। ठीक है, पेड और पेबल दोनों सिचुएशन में ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब होता है प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। ठीक है, एक्चुअली पेड और पेबल। तो यहां पर बात जो आती है कि प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, आपका इवन एग्री हो गया है, पेबल का मतलब अभी बाकी है पेमेंट करना। ठीक है, ट्रांजैक्शन वैल्यू उसको बोलते हैं। यहां पर ट्रांजैक्शन वैल्यू कब एक्सेप्ट की जाती है? ट्रांजैक्शन वैल्यू को लेने के लिए, ट्रांजैक्शन वैल्यू को यहां लेने के लिए दो कंडीशन पूरे करने पड़ेंगे। पहला कि बायर सेलर रिलेटेड नहीं होना चाहिए, बायर एंड सेलर रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अब रिलेटेड किसको बोलते हैं उसकी बड़ी लंबी चौड़ी कथा आती है। जो रिलेटेड किसको बोलते हैं उसकी जो कहानी होती है वो आपने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में भी अच्छे तरीके से देखा हुआ है। फिलहाल एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन नंबर 15 बताता है आपको रिलेटेड पर्सन के बारे में। आपको मैंने बताया था आरपीडीपी, आरपीडीपी रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन। तो एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन नंबर 15 रिलेटेड पर्सन किसको बोलता है? बोलता है कि अगर कोई बंदा ऑफिसर या इंप्लॉई है, ठीक है, सॉरी ऑफिसर या डायरेक्टर है एक दूसरे के बिजनेस में, ठीक है, आप मेरे बिजनेस में ऑफिसर या डायरेक्टर हो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप मेरे रिलेटेड पर्सन हो, आप मेरे लीगल पार्टनर हो। हमारी CACSvideos.com पार्टनरशिप में है और आप लीगल पार्टनर हो तो आप भी रिलेटेड पर्सन मेरे हो गए। आप इंप्लॉई इंप्लॉयर का रिलेशन बनाते हो तो भी रिलेटेड पर्सन हो गए। अगर 25% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर या स्टॉक डायरेक्टली इनडायरेक्टली रखे हो तो इसका मतलब आप भी रिलेटेड पर्सन हो गए। फिर जहां तक बात करते हैं कि ए ने अगर बी को कंट्रोल करके रखा है तो वो भी रिलेटेड पर्सन हो गया। ठीक है, ए बी को सी कंट्रोल करता है, ए बी को एक साथ सी कंट्रोल करता है तो ए बी आपस में रिलेटेड पर्सन हो गया। ठीक है, और ए और बी दोनों मिलकर अगर सी को कंट्रोल कर लिया तो भी रिलेटेड पर्सन हो गया। तो इस तरह की कुछ बातें हम लोगों ने देखी थी एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 में, जहां पर आपने देखा था कि लीगल पर्सन भी यहां पर रिलेटेड पर्सन में आएगा। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि अगर दूसरे के बिजनेस में अगर कोई इस कदर एसोसिएटेड है, आप मेरे बिजनेस में इस कदर एसोसिएटेड हो कि आप सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर या सोल कंसेशनियर हो, तो उस परिस्थिति में भी आप रिलेटेड पर्सन हो। तो बायर एंड सेलर जो होता है यहां पर कंडीशन बोला कि रिलेटेड नहीं होना चाहिए, बायर एंड सेलर रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अगर बायर एंड सेलर रिलेटेड हुआ तो क्या होगा? अगर बायर एंड सेलर रिलेटेड हुआ तो ये 15 का 4 है ना, मदद करने के लिए, जिसका कोई नहीं होता उसका 15 का 4 होता है। इसलिए 15 का 4 बोला क्या कि आपको हम हैं यहां पर रूल बताने के लिए कि कौन से रूल से कैसे कैसे आपकी वैल्यू डिटरमाइन होगी। तो यहां पर कंडीशन, पहला कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन की प्राइस जो होगा वो सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए दूसरा कंडीशन जो होगा वो प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। अब ये प्राइस सोल कंसिडरेशन कब, कैसे और कहां होगा? तो प्राइस सोल कंसिडरेशन तब माना जाएगा जब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी फायदा नहीं पहुंचाया जा रहा है सप्लायर को, मतलब इकलौता प्राइस होना चाहिए, इकलौता बेटा की तरह इकलौता प्राइस होना चाहिए, कोई दूसरा डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब दो कंडीशन पूरा कर दो और ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही वैल्यू मान लो, बिंदास ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही वैल्यू मान लो। ठीक है, ये बात बोली गई। अब बोला गया कि वाह क्या बात है, केवल ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही वैल्यू मान लेंगे? नहीं, रुको, 15 का 2, 5 एडजस्टमेंट करो, 5 एडजस्टमेंट करो। अब ये 15 का 2 का ये 5 एडजस्टमेंट क्या है, जरा उसकी कथा हम लोग यहां पर देखते हैं। अब ये 15 का 2 का एडजस्टमेंट बोलता है कि 5 चीजों को ऐड करो, और 15 का 3 डिस्काउंट के बारे में बोलता है, डिस्काउंट को माइनस करने के लिए बोलता है। अब जो वैल्यू आई ना उसको हम बोलेंगे वैल्यू। अब हम जो वैल्यू निकालेंगे ना उसको हम बोलेंगे वैल्यू। तो 15 का 1
एक अकेला नहीं आएगा, उसके साथ पीछे पीछे उसके दो भाई भी लगे आएंगे, एक प्लस वाले एडजस्टमेंट और एक माइनस वाले डिस्काउंट। ठीक है, तो अब हम लोग जहां तक बात करते हैं कि इस कहानी की, हमारी जो कहानी की अगले मोड़ की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं वो है 15 का 2। ये 15 का 2 क्या बोलता है कि 5 प्रकार के एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। अब ये 5 एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे किस चीज में, तो 15 का 1 में जो ट्रांजेक्शन वैल्यू आपने लिया है ना, दो कंडीशन को पूरा कर कर, दो कंडीशन कौन कौन सा है, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल ट्रांजेक्शन वैल्यू लिया। ठीक है, उसमें दो कंडीशन पूरा किया कि बायर सेलर नॉट रिलेटेड, बायर सेलर नॉट रिलेटेड, और उसके बाद दूसरा कंडीशन आपने लिया प्राइस जो होगा वो सोल कंसिडरेशन होगा, प्राइस सोल कंसिडरेशन होगा। ये दोनों कंडीशन पूरा करने के बाद आप 5 एडजस्टमेंट करोगे। कौन कौन से एडजस्टमेंट है जरा उसकी कहानी हम लोग देखते हैं। ड्यूटी एंड टैक्सेस, याद रहे कि यहां पर मैं आपको सर्कुलर के बारे में भी साथ में बताने वाला हूं, इसलिए बड़े ध्यान से देखना। पहली बात, हमारी जो भी आपकी ड्यूटी एंड टैक्सेस आती है वो किसी भी लॉ में एक्सेप्ट जीएसटी लॉ के तहत, ठीक है, एनी लॉ, किसी भी लॉ वाला जो है हम लोग यहां पर लेंगे, लेकिन जीएसटी लॉ वाला जो 5 प्रकार का टैक्स होता है ना, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, उसके बाद आईजीएसटी और सेस होता है ना, उसको हम नहीं लेंगे अगर सेपरेटली मेंशन है इनवॉइस में। ठीक है, यानी कि आपका इनवॉइस में देखेंगे जीएसटी अगर इनवॉइस में जो होता है सेपरेटली मेंशन है, सेपरेटली दिया हुआ है तो नहीं लेंगे, और अगर सेपरेटली मेंशन नहीं है तो इसका मतलब लेंगे। यहां पर जीएसटी की वैल्यू जो डीएसटी की वैल्यू सेपरेटली मेंशन है तभी नहीं लेंगे, मतलब ऐड नहीं करेंगे। अब यहां पर यह बात आती है कि भाई कोई भी लॉ का ड्यूटी एंड टैक्सेस है ना, इस ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करो, चाहे वो जैसे कि मान लीजिए कि एक्साइज ड्यूटी है तो उसको ऐड करो, कोई भी लॉ के तहत जो है टैक्स है, लोकल टैक्सेस वगैरह है, उसको ऐड करो। अब जहां तक बात करते हैं कि यहां पर एक कहानी आती है जो कि सर्कुलर नंबर 50/2018, सर्कुलर नंबर 50/2018 क्या बोलता है कि इनकम टैक्स में होता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, टीसीएस जिसको आप बोलते हो। इनकम टैक्स में टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स इंट्रीम लेवी नहीं होता है, इनकम टैक्स एक्ट का इंट्रीम लेवी नहीं होता है, इसीलिए ऐड नहीं करना है, ऐसा सर्कुलर ने बोला। टीसीएस इज नॉट इंट्रीम लेवी अंडर इनकम टैक्स एक्ट, इंट्रीम लेवी नहीं होता है, इसीलिए डोंट ऐड, यहां पर आपको ऐड नहीं करना है। ठीक है भाई, हमको ऐड नहीं करना है। उसके बाद एक आया नोटिफिकेशन नंबर 31/2019, 31/2019। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर केरला फूड सेस, ठीक है, सॉरी, केरला फ्लड सेस, अगर कोई बंदा केरला फ्लड से पेमेंट करता है, केरला में जो फ्लड आया था उसका पेमेंट करता है सुनामी वगैरह के लिए, तो यहां पर बात आती है कि इसके लिए रूल नंबर 32A अलग से निकाल दिया गया। रूल नंबर 32A सेक्शन 15 के 4 में जो हम लोग रूल देखेंगे तो उसमें 32A करके एक रूल निकाल दिया गया, वो भी बोला, और यहां पर जो है सर्कुलर भी बोला, सॉरी ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 31/2019 भी बोला। ये नोटिफिकेशन आपको क्या बोलता है कि ये जो केरला सेस जो है, केरला फ्लड सेस जो है ना, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, केरला फ्लड सेस वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहां पर जो एक बात और आती है ईएमआई, ईएमआई में कोई सामान आप खरीदते हो, उसका पेमेंट करने में आप डिफॉल्ट करते हो तो जो चार्जेस लगता है और इंटरेस्ट वगैरह लगता है, उसका जो एडजस्टमेंट है वो अभी नया नया सर्कुलर है जिसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो यहां पर मैंने टीसीएस के बारे में बताया और उसके बाद जो है आपको केरला फ्लड सेस के बारे में बताया। टीसीएस भी पार्ट नहीं बना, केरला फ्लड सेस भी पार्ट नहीं बना, ये ड्यूटी एंड टैक्सेस में ऐड नहीं हुआ। ईएमआई वाली कहानी हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो पहला आइटम हम लोगों ने देख लिया है जो कि 15(2) में एडजस्ट किया जाएगा, यानी कि आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करा जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे एडजस्टमेंट के बारे में। ये दूसरा एडजस्टमेंट आपको क्या कहता है, ये बोलता है थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन जिसके लिए सप्लायर लायबल था लेकिन रिसिपिएंट से पे कर लिया। मान लो आप मुंबई में रहते हो और मुंबई में मैंने जो है वो डिजाइन बनवाया हुआ है, ठीक है, अब मुंबई में डिजाइन बनवाया हुआ, उसको पेमेंट करने के लिए मैं लायबल था लेकिन मैं उसको पेमेंट कर नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैं उसके पास जा नहीं पाया या ऑनलाइन सुविधा नहीं दिया उसने मुझे अब तक या किसी कारण से। तो आपने जब मेरी क्लासेस ली तो मैंने आपको क्या बोला, एक काम करो, मेरी क्लासेस जो है वो डीटी आईडीटी का जो कॉम्बो आपने 5100 में लिया है, एक काम करो, वो बंदे को पैसा दे दो 2500 रुपया और बाकी पैसा मेरे को दे दो, 250 रुपया उसको मेरे को देना है। यानी कि मेरे बिहाफ में आपने किसी को पे कर दिया जिसके लिए सप्लायर लायबल था, मैं लायबल था और रिसिपिएंट ने पे कर दिया। तो इसको आपने क्या बोला, थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन करने के लिए सप्लायर जिसके लिए लायबल था वो रिसिपिएंट से पे करवा लिया। ठीक है, तो आपका थर्ड पार्टी पेमेंट जिसके लिए कौन लायबल था, लायबल था सप्लायर।
लेकिन पे करवा लिया रिसिपिएंट से, तो जाहिर सी बात है कि मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी हुई, 5100 माइनस 2500 केवल क्या 2600 ही मेरी सप्लाई की वैल्यू नहीं, 5100 ही हुई, क्योंकि उसको ऐड करना पड़ेगा मेरे को वो 2500, भले मेरे अकाउंट में आपने जो है रिमेनिंग बैलेंस ही ट्रांसफर किया उसके बावजूद भी वो मेरे को ऐड करना पड़ेगा। तो थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन जिसके लिए सप्लायर लायबल था पर रिसिपिएंट से पे करवा लिया, ठीक है। उसके बाद तीसरा आइटम जो होता है वो है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपने जो है सप्लायर को बोला है कि भाई मेरे को एक्स्ट्रा करके दो, आपने बोला कि देखिए आप पेन ड्राइव तो भेजोगे लेकिन अच्छे से पैकिंग करके भेजो, ठीक है। आप एक काम करो जो है कलर बुक निकाल के भेजो, आप जो है जो भी आपने डिमांड किया, ठीक है। तो जो कि पैकिंग हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, या फिर कोई जो है सर्टिफिकेशन के साथ भेजो, इंस्टॉलेशन, उसके बाद टेस्ट, ये सारी चीजों के लिए जो है मैंने आपसे एक्स्ट्रा चार्ज किया। तो सप्लायर लेता है रिसिपिएंट से एनीथिंग डन के लिए, एनीथिंग एक्स्ट्रा डन के लिए उसको बोला गया इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर, जो कि सप्लाई से रिलेटेड है। याद रहे सप्लाई से रिलेटेड है। अब ये इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर कब तक का, तो अप टू टाइम ऑफ सप्लाई तक का लेना है। उसके बाद आफ्टर टाइम ऑफ सप्लाई का इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर नहीं लेना है। तो टाइम ऑफ सप्लाई तक आपको मैंने जो भी पैकिंग, इंस्पेक्शन, उसके बाद जो है सर्टिफिकेशन, इंस्टॉलेशन या टेस्टिंग की सुविधा के साथ दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि वो इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर ऐड होगा, जो है ऐड होगा। तो पहली बात हम लोगों ने देखी किसी भी प्रकार की ड्यूटी एंड टैक्सेस और जीएसटी वाला नहीं, अगर इनवॉइस में सेपरेटली चार्ज किया गया है। फिर थर्ड पार्टी पेमेंट जिसके लिए सप्लायर लायबल था और रिसिपिएंट ने पे कर दिया। उसके बाद इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर टाइम ऑफ सप्लाई तक, ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई तक का इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर, ये 3 आइटम हम लोगों ने ऐड करना देख लिया। अब चौथा आइटम क्या है, इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनाल्टी अगर डिलेड पेमेंट के लिए दिया जाता है, ठीक है, डिलेड पेमेंट के लिए दिया जाता है। अब आपको टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर याद होगा, टाइम ऑफ सप्लाई में आपने देखा था कि इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनाल्टीज अगर डिलेड पेमेंट के लिए दिया जाता है तो जब वो पेमेंट सप्लायर रिसीव करता है उसको टाइम ऑफ सप्लाई बोलेंगे। जब वो पेमेंट अगर इंटरेस्ट, लेट फीस या पेनाल्टी अगर डिले पेमेंट के लिए सप्लायर चार्ज करता है, आपको बोला गया कि 15 तारीख तक पेमेंट कर दो, नहीं करोगे तो आपको 2000 रुपए एक्स्ट्रा चुकाना पड़ेगा। अगर आपने 15 तारीख तक पेमेंट नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट, लेट फीस या पेनाल्टी के नाम पर 2000 रुपए चार्ज कर लिया गया। और जब ये 2000 रुपए चार्ज कर लिया गया तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता है कि जब वो रिसीव करता है सप्लायर बंदा, ठीक है। इसी तरह ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनाल्टी जो है डिलेड पेमेंट के कारण जो चार्ज किया जाता है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। तो यहां पर अगली कहानी क्या होती है आपकी इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनाल्टी की। इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनाल्टी, अगली कहानी है इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनाल्टी की। ये क्या बोला गया कि अगर सप्लायर चार्ज करता है डिलेड पेमेंट के कारण, डिलेड पेमेंट के कारण सप्लायर चार्ज करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये यहां पर आपका ऐड किया जाएगा। फिर लास्ट वाली जो कहानी आती है वो आती है सब्सिडरी की। जो सब्सिडरी की कहानी आती है इसमें 2 बातें आती है। अगर सब्सिडरी गवर्नमेंट के द्वारा मिला है, सब्सिडरी देने वाला गवर्नमेंट है, ठीक है, तो भले ही सब्सिडरी गवर्नमेंट से लिया है, इनकम टैक्स के तहत ये इनकम कहलाता है, ठीक है, लेकिन यहां पर बोला कि वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा, मतलब ऐड नहीं करना है। फिर अगर अदर देता है तो क्या ऐड कर देना है, गवर्नमेंट के अलावा कोई देते हैं तो। अगर अदर देता है तो अगर प्राइस से रिलेटेड है तो ही ऐड करना है। रिलेटेड टू प्राइस तो ही ऐड करना है, नॉट रिलेटेड टू प्राइस तो ऐड नहीं करना है। रिलेटेड टू प्राइस होगा तो ही ऐड करना है। अब जहां तक बात करते हैं कि जो ट्रांजैक्शन वैल्यू को आपने बोला है सीधे शब्दों में प्राइस, आपको बोला गया कि एक काम करो, ये जो 500 की किताब है उसको केवल 250 में दो सरकारी स्कूल के बच्चों को, ठीक है। किसने बोला, cscsvideos.com की तरफ से आपको बोला गया 250 रुपए में ही केवल दो, यानी कि आपका जो बुक है उसके प्राइस से रिलेटेड है। जो आपको सब्सिडी 250 रुपीज मिल रही है तो आप वैल्यू ऑफ सप्लाई किसको मानोगे, 250, उस किताब की वैल्यू ऑफ सप्लाई आप तो 500 ही मानोगे, क्योंकि 250 रुपए सरकारी स्कूल के बच्चों से मिला आपको और 250 रुपए मेरे से मिला आपको, यानी कि 500 रुपए किसको मानोगे आप, वैल्यू ऑफ सप्लाई 500 रुपए ही मानोगे आप। यानी कि इसीलिए बोला इसको ऐड करने के लिए, जब प्राइस से रिलेटेड है तो ही ऐड करो, अगर प्राइस से रिलेटेड नहीं है तो ऐड मत करो, ठीक है। प्राइस से रिलेटेड नहीं, अगर आप 500 के 500 पूरे के पूरे चार्ज कर रहे हो और उसके बाद में आपको सब्सिडी
सब्सिडी दे रहा हूं क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि चलो भाई मेरी तरफ से तुम लोगों को जो है पार्टी के लिए पैसे दे दिया, क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चों को किताब जो है वो सेल करने के लिए आप गए हो, लेकिन चार्ज तो आप पूरा कर रहे हो, इसकी वजह से वो प्राइस से रिलेटेड तो नहीं हुआ। तो अगर प्राइस से रिलेटेड हुआ तो ही ऐड होगा सब्सिडी। अगर गवर्नमेंट देती है तो बिल्कुल ऐड नहीं होगा, और अगर मान लीजिए अदर देती है तो प्राइस से रिलेटेड होगा तो ही ऐड होगा। इस तरीके से 5 आइटम के बारे में आपको देखना, जो कि आपको कंठस्थ रहना चाहिए, ठीक है, जो कि आपको कंठस्थ रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पर हम जो बात करते हैं कि अगर मान लीजिए यहां पर क्या हो गया, ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहां पर थर्ड पार्टी पेमेंट, यहां पर इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनाल्टीज अगर डिलेड पेमेंट के लिए दिया जाए, और सब्सिडी की बात करी आपने, तो 15 की 2 की कहानी इसके साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। तो 15 का 1 का जो ट्रांजेक्शन वैल्यू लोगे, जिसको प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल बोला गया, ठीक है, तो उसमें बायर एंड सेलर नॉट रिलेटेड, पहला कंडीशन प्राइस जो होता है सेल कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हमारी जो बात आती है वो बोला कि आपने जो 5 आइटम ऐड करने हैं, ड्यूटी एंड टैक्सेस, उसके बाद थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन, इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनाल्टीज और सब्सिडीज, ये 5 आइटम ऐड करने के बाद अब लेस करने की कथा आती है। लेस करने की क्या कहानी है, ये लेस करने वाली कहानी बोला गया है डिस्काउंट के बारे में। अब ये डिस्काउंट के रिस्पेक्ट में भी नोटिफिकेशन सर्कुलर आया है। डिस्काउंट में बोला कि या तो अप टू टाइम ऑफ सप्लाई, अप टू टाइम ऑफ सप्लाई, हर प्रकार का डिस्काउंट जो है, ऑल काइंड ऑफ डिस्काउंट जितने भी होते हैं वो माइनस कर दिए जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे, ठीक है। और आफ्टर टाइम ऑफ सप्लाई कौन से डिस्काउंट माइनस कर दिए जाएंगे, जो कि आला रे आला डिस्काउंट आला, तो ALR कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर दे, ALR कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब यहां पर बात करते कि ये ALR वाला कंडीशन क्या क्या है, तो ये ALR वाला कंडीशन है कि डिस्काउंट को माइनस करना है अगर टाइम ऑफ सप्लाई तक एग्रीड है, एग्रीड अप टू टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो डिस्काउंट को माइनस करना है, डिस्काउंट को माइनस करना होता है, एग्रीड अप टू टाइम ऑफ सप्लाई। दूसरा L का मतलब क्या हो गया, लिंक्ड टू इनवॉइस, जब आप क्या करते हो, ट्रांजैक्शन करते हो, तो इनवॉइस जो इशू करने का क्राइटेरिया है ना, वो इनवॉइस से लिंक्ड होना चाहिए, इनवॉइस से लिंक्ड यानी कि कनेक्शन यानी कि नेक्सस होना चाहिए। R का मतलब रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट बाय रिसिपिएंट, रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट बाय रिसिपिएंट। अब यहां पर बाद में जब बात आती है तो उसने क्या किया, मान लीजिए कि 1000 रुपया जो है वो आईटीसी के नाम पर आपने जो है वो बुक कर लिया था रिसिपिएंट ने, क्योंकि आपका वो इनवर्ट सप्लाई था तो आपने आईटीसी के नाम पर बुक कर लिया था, आपको 10% का डिस्काउंट मिला, तो प्रोपोर्शनेटली आप यहां पर 100 रुपए का आईटीसी रिवर्स करोगे, ठीक है। तो ये रिवर्स आईटीसी बाय रिसिपिएंट, क्योंकि बाद में आपको डिस्काउंट मिला, ठीक है, तो डिस्काउंट आपको टाइम ऑफ सप्लाई के बाद मिला। ये बात आपने जानी कि आपने टाइम ऑफ सप्लाई के बाद डिस्काउंट मिला तो उसको माइनस करते हो। तो आपने कुल मिला के क्या देखा कि 15 का 1 का ट्रांजैक्शन वैल्यू लेंगे, अगर यहां पर बायर सेलर नॉट रिलेटेड और प्राइस सोल कंसीडरेशन, 15 का 2 का 5 एडजस्टमेंट करेंगे और 15 का 3 का जो डिस्काउंट माइनस करेंगे। अब जरा हम लोग डिस्काउंट के बारे में, सर्कुलर के बारे में चर्चा कर देते हैं कि ये जो डिस्काउंट के बारे में जो क्लैरिफिकेशन दिया गया है उसमें हम लोग देखते हैं कि बाय मोर और उसके बाद जो है सेव मोर, बाय मोर सेव मोर ऑफर है, तो कैसे डिस्काउंट का ट्रीटमेंट। अब यहां पर आपको एक ऑफर दिया गया, बाई मोर और सेव मोर, ज्यादा बाई करो और ज्यादा सेव करो, ठीक है, बाई मोर सेव मोर। इसमें 2 प्रकार के डिस्काउंट की बात हम लोग करेंगे। एक बोलता है कि अप टू टाइम ऑफ सप्लाई का नाम दिया प्राइमरी डिस्काउंट, अप टू टाइम ऑफ सप्लाई का नाम दिया प्राइमरी डिस्काउंट। यहां पर आपको साफ साफ क्या बोला गया है कि अगर 50,000 क्वांटिटी आप खरीदते हो तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा जो सेलिंग प्राइस होगा उसमें, और उससे अबव खरीदते हो तो 50,000 के ऊपर जैसे ही गया, ठीक है, या अबव खरीदते हो तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ये कॉमनली आप देखते हो, ठीक है। तो ये जितना भी डिस्काउंट मिला आपको माइनस करना है 15 के 3 के हिसाब से, ठीक है, इसको प्राइमरी डिस्काउंट बोला गया। फिर बोला गया कि आप एक काम करो, यहां पर बात करते हैं कि अभी आपको डिस्काउंट पता नहीं, अभी हम डिस्काउंट आपको नहीं बताएंगे। अगर
पूरे साल में आप 10,000 क्वांटिटी खरीदते हो तो आपको 1% का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर 20,000 क्वांटिटी का आपने टच किया तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। अब बोलो, आपने बोला कि भाई डिस्काउंट तुम अभी कैसे दोगे, फिर तो तुम जब हम 10,000 का क्रॉस कर देंगे तो क्या रिट्रोस्पेक्टिव जितना भी हमने पिछले इस साल में खरीदा है पूरे साल में हम लोगों को सब पे दे दोगे? तो हाँ, हम आपको उस वक्त जाकर एक क्रेडिट नोट इशू कर देंगे, क्रेडिट नोट के माध्यम से आपको डिस्काउंट दे देंगे, क्रेडिट नोट इशू कर देंगे। अब यहां पर बोला कि जो डिफरेंस आएगा उसका क्रेडिट नोट इशू कर देंगे। यहां पर 3 कंडीशन क्या पूरा होता है? तो 3 कंडीशन आपने देखा कि हां पूरा होता है। एक पहली बात है कि एग्रीड है, पहले से आपको पता है कि आप 10,000 का टच करोगे टारगेट तो 1%, और 20,000 का टच करोगे टारगेट तो 2% का डिस्काउंट मिलेगा, और पूरा का पूरा पर क्रेडिट नोट आपको इशू कर दिया जाएगा। दूसरा लिंक टू इनवॉइस, लिंक्ड टू इनवॉइस, इनवॉइस से नेक्सस भी है, और उसके बाद जो है आर का मतलब आपको जो डिस्काउंट मिलेगा क्रेडिट नोट इशू करके उसका आईटीसी रिवर्स करोगे, क्योंकि आप बाहर हो, आप आईटीसी रिवर्स करोगे। ये 3 कंडीशन पूरा कर दिए, ठीक है। तो इस एरिया को हमने बोला जो है प्राइमरी डिस्काउंट, और इसमें हम लोगों ने क्रेडिट नोट इशू करने में ये भी लिंक्ड है, ALR है, इसकी वजह से आपने क्या बोला कि कनेक्टेड है। तो ये क्लैरिफिकेशन में यही बात बताई गई। अब बात आती है सेकेंडरी डिस्काउंट के बारे में। टाइम ऑफ सप्लाई तक आपको पता ही नहीं था आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, टाइम ऑफ सप्लाई तक आपको पता नहीं था, यानी कि एग्रीड नहीं था। बाद में क्या हो गया कि 10 रुपए के हिसाब, 10 रुपए ईच के हिसाब के बदले में 9 रुपए ईच कर दिया गया, और बोला गया है कि पिछले महीने में, अप्रैल के महीने में सपोज दैट कि अगर जितने भी खरीदे हैं तुम लोगों ने, सबको 1 रुपए के हिसाब से डिस्काउंट करके क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा, क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा। अब यहां पर आपको 3 कंडीशन देखना है, ALR क्या एग्रीड, क्या लिंक टू इनवॉइस, और क्या आईटीसी रिवर्स करने का मामला। तो ALR सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि एग्रीड ही नहीं था। अब जब एग्रीड ही नहीं था तो इसको माइनस नहीं करेंगे, इसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है, ये वाला माइनस नहीं होगा, इसको बोला सेकेंडरी डिस्काउंट, ठीक है। अब किसी भी नाम से पुकार ले, उससे लेना देना नहीं है, आपको 3 कंडीशन देखना है, ALR का कंडीशन देखना है, ALR का कंडीशन देखना है, ठीक है। तो यहां तक की कहानी हम लोगों ने समाप्त की। अब हम लोग आगे की कहानी की चर्चा करेंगे 15 के 4 के बारे में। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा उसको हम लोग समराइज करते हैं। 15 का 1 में आपने देखा कि ट्रांजैक्शन वैल्यू को लेंगे अगर 2 कंडीशन को पूरा कर दे। 15 के 2 में आप लोगों ने 5 आइटम के बारे में जाना। इन 5 आइटम में आपने मुख्य तौर पे क्या क्या देखा, जो भी टैक्स एंड ड्यूटीज था, एक्सेप्ट एक्साइज वाले को छोड़कर टैक्स एंड ड्यूटीज आप एड बैक करोगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपने देखा कि इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर को ऐड करते हो, थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन को ऐड करते हो, तो थर्ड पार्टी इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर को भी ऐड कर दिया। उसके बाद चौथा आइटम आपका क्या था, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनाल्टी अगर डिलेड पेमेंट के कारण से दिया गया, इंटरेस्ट, लेट फीस वगैरह अगर डिलेड पेमेंट के कारण दिया गया। उसके बाद एक आइटम आपका और क्या आता है, सब्सिडरी, अगर गवर्नमेंट से मिला तो ऐड नहीं करना है, और प्राइस से लिंक नहीं है तो ऐड नहीं करना है, प्राइस से लिंक्ड है तो ऐड कर देना है। उसके बाद 15 के 3 में आपने देखा डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट में भी आपने देखा कि अगर अप टू टाइम ऑफ सप्लाई होगा तो सब प्रकार के डिस्काउंट, ऑल काइंड ऑफ डिस्काउंट, और टाइम ऑफ सप्लाई के बाद होगा, टाइम ऑफ सप्लाई के बाद होगा तो ALR का कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, ALR का कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो ही माइनस होगा। यही तक की बात अब तक हम लोगों ने की पिछले 25 मिनट में, ठीक है। अब हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं, हम बात करते हैं रूल्स के संदर्भ में। 15 का 4 क्या बोलता है, 15 का 4 बोलता है कि वैल्यूएशन रूल आप अप्लाई करोगे कब, जब आपका कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है। 15 का 1 2 3 वाला, 15 के 1 2 3 से आप वैल्यू नहीं निकाल पाते हो, तो उस परिस्थिति में जैसे कि मान लीजिए कि बायर एंड सेलर आपका रिलेटेड है, बायर एंड सेलर आपका रिलेटेड है, ठीक है। दूसरी बात आती है कि प्राइस के बारे में, ये प्राइस के बारे में। अब प्राइस जो होता है, जो सप्लाई की जो प्राइस होती है, तो पहली बात जो है, अगर सप्लाई विदाउट प्राइस हो तो क्या करोगे, विदाउट प्राइस हो तो क्या करोगे, विदाउट प्राइस या फिर विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है, या फिर आपका सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है तो क्या करोगे। और तीसरी बात आती है कि अगर काइंड भी देते हो, काइंड भी इन्वॉल्व है, केवल मनी वैल्यू नहीं इन्वॉल्व है, तो फिर क्या करते हो, ठीक है। तो ये 3 सिचुएशन आता है। अगर बायर एंड सेलर रिलेटेड है तो यहां पर आपको देखना है कि क्या प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन है, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन है। यहां पर एजेंट में भी 2 बातें देखनी है, क्या एजेंट आपका प्योर एजेंट है या फिर अदर है, ठीक है। और दूसरी बात यहां पर क्या आती है कि आपका अगर प्योर एजेंट रिलेटेड नहीं, अदरवाइज रिलेटेड है, यानी कि आपका रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन है, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 के हिसाब से रिलेटेड है, तो किस तरीके से वैल्यूएशन करेंगे, ये सारी कहानी 15 के 4 ने बताई हुई है।